हाँ बच्चों, तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में फर्स्ट टॉपिक हम लोग गो थ्रू करेंगे सेंटर ऑफ मास। इसी में हम लोग पढ़ेंगे कॉलिजन भी, मोमेंटम भी, इम्पल्स भी, ये सारी चीजें जो आपकी आफत थी ना, ये सारी चीजें यहीं कवर करेंगे। एनसीईआरटी ने क्या है, इस चैप्टर को सब चैप्टरों में मिलाकर दे दिया, खिचड़ी बन गई थी। तो ये एक एक्चुअली में एक अलग चैप्टर है, इसलिए अपन इसको अलग से पढ़ेंगे। और जितने भी स्टैंडर्ड किताब देखोगे आप, सब में चैप्टर अलग से दिया हुआ होता है। ठीक है, चल। उसमें न्यूमेरिकल होंगे, बैंकिंग ऑफ रोड में नॉर्मल, चिंता मत करो, अभी आएंगे, बात कर लूंगा मैं सब। ठीक है, चलो। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे सेंटर ऑफ मास से। ये क्या चीज है सेंटर ऑफ मास? कुछ नाम से समझ आ रहा है? जैसे बैंकिंग ऑफ रोड आया था समझ में नाम से, जैसे नाम से बैंकिंग ऑफ रोड समझ में आया था, वैसे सेंटर ऑफ मास भी आ जाएगा। क्या होता है सेंटर ऑफ मास? चलो, मास जैसे बैलेंस रहता है। देखो एक्चुअली में आज तक मैंने आपको जितना भी पढ़ा है ना, वो सारी चीज सेंटर ऑफ मास पे एप्लीकेबल कंडीशंस में ही पढ़ाया है। ठीक है, इसलिए मैंने आप लोगों को फ्री बॉडी डायग्राम बनाते वक्त क्या बोला था, एक पॉइंट बनाकर भी आप बना सकते हो, क्योंकि वो सारे फोर्सेस, सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ सेंटर ऑफ मास पे एप्लीकेबल। ठीक है, यानी कि हम लोग जो एक फॉर्मूला पढ़ते थे ना, ये वाला एफ नेट हाँ, ठंड लगी है ना उधर। एफ नेट इज इक्वल टू, फिलहाल मैं बोल दूं, या एफ नेट अपॉन टोटल मास इज इक्वल टू एक्सेलरेशन लिखते थे। एक्चुअली में फॉर्मूला एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होता था। मैंने आप लोगों से उस टाइम ये चीज़ छुपाई थी, सेंटर ऑफ मास वर्ड नहीं बोला, बट ये एक्चुअली में एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होता है, सेंटर ऑफ मास के लिए निकालते हैं। तो फिर अगेन घूम फिर के वहीं पहुंच गए, सेंटर ऑफ मास क्या है, कैसे है, कुछ भी जो जो बताओ बताओ, कोई टेंशन नहीं, गलत सही जो भी बताओ। दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है, दैट मीन्स तराजू बोल सकता हूँ मैं आपके अकॉर्डिंग। और कोई मास बैलेंस रहता है, ठीक है, और कोई फोर्सेस तो क्यों जा रहे हो, मास पे है तो मास पे रहता है, फोर्स अलग क्वांटिटी है। ठीक है, और कुछ? क्या ये मास के अंदर ही लाई करता है, बॉडी के अंदर ही लाई करता है? ठीक है, मैं ये सारे कंसेप्ट आपके एक एक करके दूर करता हूँ। ठीक है, एक एक करके दूर करना शुरू करते हैं। पहला कंसेप्ट बच्चों, एक ऐसा पॉइंट पूरे मास के बीच में, एक ऐसा पॉइंट जिस पर मैं पूरे मास को इंडिकेट कर सकता हूं, दैट इज नोन एज सेंटर ऑफ मास। एक ऐसा पॉइंट जिससे पूरे मास को इंडिकेट किया जा सकता है, वो सेंटर ऑफ मास कहलाता है। ढूंढना कैसे, बहुत आसान है, बचपन से करते हुए कॉपी घुमाई होगी उंगली पे, नहीं घुमाई? सेंटर ऑफ मास, मार्कर बैलेंस किया है कभी, पेन बैलेंस किया है एक उंगली पे, एक फिंगर पे, नहीं किया कभी? जो ढूंढना सिखाऊं, आसान तरीका है इसको ढूंढने का। ऐसे रखो पेन को और फिंगर्स धीरे धीरे पास लेकर आओ, धीरे धीरे पास लेकर आओ फिंगर्स को। जिस पॉइंट पे फिंगर्स रखेंगे वो सेंटर ऑफ मास होगा। ये क्या क्या तरीका है ये? मतलब ना हम करेंगे ना करने देंगे, है ना? वेरी गुड, ठीक है, चलो। तो ये बात तो हम समझ गए। हाँ देखो, सेंटर ऑफ मास मिल गया, बहुत इजी तरीका। लेकिन एक दूसरी बात आप लोगों ने बोली, बॉडी के अंदर ही लाई करेगा, क्या ये बात भी सही मान लो? हाँ, चलो देखते हैं। अगर मैं पूछूं आपसे, मैं एक बॉडी बना के दे रहा हूँ आपको, ये रही, इस शेप की बॉडी है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? अगर बॉडी यूनिफॉर्म है तो जो उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है वही सेंटर ऑफ मास होता है। तो ये बताओ, इसका सेंटर ऑफ मास आपको लगता है सबको यहाँ पर होगा? एग्री करते हो? फिर मैंने बॉडी थोड़ी सी चेंज कर दी, इसके नीचे एक और ब्लॉक लगा दिया ऐसा। अब इसका सेंटर ऑफ मास सेम नहीं होगा। अब दोनों अलग अलग बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालो और उनका एवरेज पॉइंट, यानी कि ये होगा सेंटर ऑफ मास। अगर ये हो जाता सेंटर ऑफ मास, तो तुम, मतलब अगर मान लो तुम्हारा कहना ये है, अगर ये सेंटर ऑफ मास हो जाता तो ये बॉडी ऐसे दिख रही थी, ऐसे ही होती, मतलब मैं यहाँ पर फिंगर रखूंगा बैलेंस हो जाएगा? ना ना ना, अगर ये दोनों बॉडी एक साथ होंगे तो मुझे यहाँ पर बैलेंसिंग मिलेगी कहीं पर। ठीक है, यहाँ पर बैलेंस मिलेगा।
हाँ, नहीं जाएगा। एक्चुअली में यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, मास कम है लेकिन डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, इसकी वजह से दोनों बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ चला जाएगा। बोलो ये बात भी समझ आई। लेकिन आप लोगों ने बोला कि बॉडी के अंदर ही हमेशा लाई करेगा, तो मैं एक बॉडी बनाता हूँ, बताओ क्या इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ जाएगा? इसका सेंटर लिया यहाँ पर, इसका सेंटर लिया यहाँ पर, दोनों बॉडीज का अलग अलग सेंटर लिया और दोनों का सेंटर यहाँ पर मिल रहा है। हाँ बिल्कुल यही होता है। अंदर अगर होगा तो ये परफेक्टली बैलेंस नहीं होगा। हम्म, नहीं हो, नहीं होगा, नहीं होगा। करके दिखा दो मुझे। तुम्हारे पास जहां हो, देखो जैसे अगर मान लो ये एल शेप बॉडी होगी ना, ये लो ये बनाती एल शेप बॉडी, इसमें क्या, हाँ लो रखो, ये इस तरीके से बैलेंस हो रहा है, ऐसे नहीं होगा। ऐसे रखेंगे तुरंत ऐसे गिर जाएगा ये, तो बैलेंस नहीं हुआ। इसका सेंटर ऑफ मास इसके बाहर है यहाँ पर, नहीं होगा बेटा, नहीं होगा। वो तुम ऐसे रख रहे हो इसलिए बैलेंस दिख रहा है तुम्हें, एक्चुअली में देखो बैलेंस कहाँ है, गिर रहा है। इसको एक नॉर्मल रिएक्शन से रोकना पड़ रहा है तुम्हें, नहीं समझ रहे? तुम्हें एक नॉर्मल रिएक्शन से इसको रोकना पड़ रहा है। अगर मान लो सेंटर ऑफ मास ये एग्जैक्टली होता तो ये मास मूव ही नहीं करता। लो जैसे छोड़ा ये चल गया नीचे, क्यों जा रहा है? इमेजनरी पॉइंट नहीं है, बिल्कुल बॉडी से बाहर एग्जिस्ट कर सकता है सेंटर ऑफ मास। ये चीज दिमाग से निकाल देना कि बॉडी के बाहर नहीं होता है। इस पर बैलेंस करने का सिंपल तरीका, एक ऐसे मासलेस वायर से मैंने बांधा, जो मासलेस वायर इसको परफेक्टली बैलेंस करके दिखा देगा मुझे। हम्म, हम्म, उसके बाहर भी एग्जिस्ट कर सकता है, मैं यही चीज समझाना चाह रहा हूँ। हाँ बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा वहां से, किसी बिल्कुल 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 बैलेंस होगा। ठीक है, सेंटर ऑफ मास से बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसके कहाँ आ रहा है, बॉडी के बाहर लाई कर रहा है, तो ये चीज दिमाग से निकाल दो कि बॉडी के बाहर नहीं हो सकता। अच्छा अगर नहीं मानते बॉडी के बाहर, एक और एग्जांपल दूं, अब एक सेकंड में मान जाओगे। ना ना ना, ये रहा आपका कड़ा, कहाँ होगा सेंटर ऑफ मास? कहाँ होगा? यहाँ पर होगा। है क्या बॉडी पे? बॉडी के ऊपर तो नहीं है ना? क्या बॉडी पे लाई कर रहा है? नहीं, बॉडी से बाहर है कि नहीं? एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, तो बॉडी के बाहर भी एग्जिस्ट कर सकता है। बोलो इतनी बात समझ आई, तो फिर मैं इसकी थ्योरीज पे चलना शुरू कर। ठीक है, तो अब अपना टॉपिक डालो सेंटर ऑफ मास। अगर ये चीज थोड़ा बहुत लिखना चाहते हो तो लिख लो अपने हिसाब से, मतलब ये कि भाई बॉडी के बाहर भी एग्जिस्ट कर सकता है, बॉडी के अंदर भी एग्जिस्ट कर सकता है। पूरे मास को रिप्रेजेंट करने का करता है, मतलब सेंटर ऑफ मास होता है, ये होल मास को एक पॉइंट पर रिप्रेजेंट करता है। डेफिनेशन वगैरह तो क्या लिखना, एनसीईआरटी को वरना पढ़ोगे नहीं तुम लोग। ले मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं करी, कर दी थी। सिस्टम ऑफ पार्टिकल, टॉपिक का नाम सेंटर ऑफ मास। बिल्कुल सेंटर ऑफ मास लिख लो पहले। तो होता क्या है, वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर पूरे मास को अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, बॉडी का। और ये बॉडी के इनसाइड और आउटसाइड दोनों तरफ एग्जिस्ट कर सकता है। मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा ना, खुद लिखना सीखो। हम्म, तुम इसको बिल्कुल, तुम इस पॉइंट पर इस टी शेप को अगर ऐसे बैलेंस करने की कोशिश करो ना, बिंदास बैलेंस होएगा। मेरे पास ऐसी कोई बॉडी है नहीं, अभी होती तो मैं बिल्कुल तुम्हें करके बताता। वैसे तो एग्जैक्ट नहीं आएगा पर मैं कोशिश करता हूँ। ये है टी शेप बॉडी, दिख रहा है? करके दिखाऊं बैलेंस? क्या मूव कर रहा है ना, इसलिए थोड़ा सा
कहाँ आ रहा है देखो, जो बताया वहीं नहीं आ रहा, एग्जैक्टली वहीं लाई कर रहा है जहाँ मैंने बताया। देखो टी शेप बॉडी में देखो कहाँ कर रहा है, एग्जैक्टली यहाँ पर कर रहा था बैलेंस। ठीक है, तो जो पढ़ा है एग्जैक्टली वहीं है। हम्म, ठीक है मान लिया। नहीं बेटा, उस पॉइंट पर रखना पड़ेगा मुझे, उस पॉइंट पर फिंगर रखो तुम, एग्जैक्टली मास बैलेंस हो जाएगा। जैसे इसका सेंटर ऑफ मास एक्चुअल में इधर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ डिस्प्ले और यहाँ पर मदरबोर्ड सेल वगैरह, तो इधर मास ज़्यादा है इसका, इसलिए थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। नहीं, पूरी बॉडी का देखना पड़ता है, वैसे तो नॉन यूनिफॉर्म बॉडी है, इसकी कहानी कुछ और होती है, अभी समझोगे इसका, इसके लिए निकालना बहुत मुश्किल होता है, अभी देखोगे समझ जाओगे। हाँ। हम्म। नहीं, जैसे ये मान लो ये सर्कुलर रॉड है तुम्हारा रॉड, ठीक है, तो इसमें एग्जैक्टली यहाँ कहीं बीचों बीच होगा इसका सेंटर ऑफ मास। अब तुम देखोगे दोनों के अलोंग, लेंथ के अलोंग देखोगे तो ऐसा होगा, और क्रॉस सेक्शन के अलोंग देखोगे तो ऐसा होगा। हम्म, हम्म, बिल्कुल होगा। हाँ, मान लो रेक्टेंगुलर रॉड है तो भी होगा, बिल्कुल होगा। तुम्हें टेबल उठा के देखो ऐसे बीचों बीच से, उठेगा? नहीं उठेगा, वो एग्जैक्टली यहाँ पर ये पॉइंट आएगा इसका सेंटर ऑफ मास, तो यहीं से उठेगा नीचे से। नहीं, बिल्कुल नहीं उठेगा, क्योंकि वो सेंटर ऑफ मास है ही नहीं। सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट है बेटा, पॉइंट, तो उस पॉइंट पर पॉइंट आउट करना पड़ेगा ना तुम्हें, तुम लेंथ के अलॉन्ग कैसे जा सकते हो? लाइन थोड़ी बोला मैंने सेंटर ऑफ मास इज अ लाइन, नहीं, सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट। ठीक है, चल कंटिन्यू करें आगे। हाँ, मास ऑफ होल, सॉरी, मास ऑफ होल बॉडी इज रिप्रेजेंटेड। ठीक है, कैन बी रिप्रेजेंटेड। और दूसरा क्या लिखोगे, इट मे बी एग्जिस्ट इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी। तीनों एग्जांपल वहां पर दिखा सकते हो तुमको जो समझ में आए। ठीक है, चल अब देखो, ये तो अपन ने वो बॉडीज मैंने डिस्कस की आपसे जो यूनिफॉर्म थी, पर बॉडी अगर यूनिफॉर्म ना हो तो क्या होगा? तो देखो इसका गेम और जोरदार होगा। शुरुआत करते हैं दो छोटे छोटे एटम्स। ठीक है, दो छोटे एटम से। बच्चों ये वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से समझना। और एक और बात, आज की क्लास में तो मे भी थोड़ा सा मैं इंटीग्रेशन यूज करूं, नेक्स्ट क्लास में इंटीग्रेशन अच्छे से पढ़ के आ जाना। अगर नहीं पढ़ के आओगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, इंटीग्रेशन ढंग से सॉल्व करना आना चाहिए। चलो, तो अब मैं आपसे पूछता हूँ, चलो ये दो बॉडीज हैं, एक का मास है m1, एक का मास है m2, या फिलहाल चलो दोनों का मास है m, और डिस्टेंस है दोनों के बीच का r मान लेते हैं। चलो, तो ये बताओ इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा? ब्लैक मार्कर कौन चुरा के लेगा? हाँ, कहाँ पर लाई करेगा? अरे वाह, कितने इंटेलिजेंट बच्चे हो यार, सबने एक सेकंड में बता दिया। इसका सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली r/2 पर। किसकी तरफ से r/2? दोनों की तरफ से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इधर से लो चाहे इधर से। अब अगर मैं एक का मास चेंज कर दूं, एक का मास कर दूं m, और एक का मास कर दूं 2m, डिस्टेंस है r। मैं वैल्यू नहीं पूछना चाहता आपसे, मैं सिंपल सा पूछना चाहता हूँ सेंटर ऑफ मास किसकी तरफ ज्यादा शिफ्ट होगा? सबको समझ में आ रहा है, 2m की तरफ शिफ्ट कर जाएगा सेंटर ऑफ मास। क्यों? तो मास ज्यादा है तो इसकी डिस्टेंस ज्यादा कर दी अपन ने। ये समझ में आ रहा है सबको? एक्चुअली में ये कंसेप्ट होता है टॉर्क का, बट चलो कोई दिक्कत नहीं, आपको ये समझ में आ रहा है कि मास ज्यादा उस तरफ अपन ने शिफ्ट कर दिया सेंटर ऑफ मास को। ये कहानी क्लियर? तो कहानी क्लियर। अब देखो निकालने का मेथड। लेट अस सपोज ये आर वगैरह कुछ नहीं था, यहाँ पर खड़ा कर देते हैं किसको? अपरिचित यहाँ पर खड़ा है। ठीक है, यहाँ से इसने देखा इसकी डिस्टेंस जो थी ना, ये थी r1, और इसकी जो डिस्टेंस थी बच्चों, ये थी r2, और बीच में जहां पर सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है उस डिस्टेंस को मैंने मान लिया RCOM। ठीक है, RCOM सेंटर ऑफ मास।
जरूरी नहीं अरिचित को यहीं खड़ा करना है, इसको कहीं भी खड़ा कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर हमेशा सेम आएगा। हाँ वो मैं बता दूंगा प्रूफ करके, अभी बता दूंगा थोड़ी देर बाद, कहीं पे प्रूफ कर सेम आएगा बिल्कुल, सेंटर ऑफ मास की जगह सेम आएगी हर बार, अभी सिखा दूंगा देख लेना। ठीक है, तो देखो अरिचित डायरेक्ट बोलेगा RCOM इज इक्वल टू M1 इंटू R1 वेक्टर प्लस M2 इंटू R2 वेक्टर डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। कहीं पढ़ा था क्या ये ऐसा कुछ? कहाँ कहाँ पढ़ा हुआ है ये? मैंने नहीं पढ़ाया हुआ, 10th क्लास में पढ़ के आए हो, याद करो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ऐसा कुछ फॉर्मूला पढ़ा था, यहीं से निकला हुआ है वो सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, यहीं से निकाला उस फॉर्मूले को अपन ने। ठीक है, अब मैं इसको प्रूफ करके भी दिखा देता हूँ, बोलो प्रूफ करके दिखाऊं? लेट अस सपोज ये दोनों मास थे और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस था, कितना मानू बोलो? 4 मीटर ले लूं? 4 मीटर का डिस्टेंस था। पहले आप यहाँ से निकालना चाहते हो सेंटर ऑफ मास, ठीक है, यहाँ से निकालना चाहते हो, मान लेते हैं अरिचित M पे ही खड़ा है, ठीक, तो कैसे निकाल सकते हो? RCOM इज इक्वल टू, फिलहाल मैं स्केलर में ले रहा हूँ, फिर मैं भी इसको और एलिब्रेट करूंगा। RCOM यहाँ पर खड़ा था अरिचित, तो अरिचित से M की डिस्टेंस कितनी है? 0, तो मैं क्या बोलूंगा? M इंटू 0 प्लस 2M इंटू 4, क्योंकि वो इसी पे खड़ा है, फिलहाल अपन ने ये माना कि वो यहीं पे खड़ा है M पे, डिवाइडेड बाय टोटल मास M प्लस 2M। कितना हो गया बच्चों? 8M बाय 3M, यानी यहाँ से डिस्टेंस आई 8/3। कोई दिक्कत? मतलब यहाँ से 8/3 के डिस्टेंस पे, तो यहाँ से आप खुद समझ सकते हो 5/3 का डिस्टेंस होना चाहिए। हाँ कितना होना चाहिए पर? अरे 4 में से माइनस कर दो यार, इतना क्या दिमाग लगा? वो भी नहीं आता माइनस करना, 4/3। आ गया 4/3? सही बता रहा हूँ? अच्छा, मतलब यहाँ से डिस्टेंस हो गई बच्चों 4/3, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मान लेते हैं अरिचित को मैंने खड़ा कर दिया इस M से भी 4 मीटर पहले, तो यानी कि अब इस बार अरिचित यहाँ खड़ा है। ठीक है, अभी फिलहाल सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस क्या है, मैं किसी एक तरफ से लिख देता हूँ, 8/3 मीटर की डिस्टेंस आई सेंटर ऑफ मास की, यहाँ से जब निकाली थी। अब अरिचित इससे भी 4 मीटर पहले खड़ा है। ठीक है, तो ये बताओ M इंटू क्या डिस्टेंस लिखे अपन? 4 प्लस 2M इंटू, देखो यहाँ से कितनी डिस्टेंस है अब? 8 है ना, डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना? 3M। सॉल्व करके निकाल लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो ये आ गया 16 प्लस 4 20/3M। सर ये तो आप कुछ और बता रहे थे और कुछ और आ गया ना ऐसा? हाँ 8/3 नहीं आया समझ में, मैंने एज इट इज फॉर्मूला लगाया जो हमने पढ़ा है, M1 इंटू R1 प्लस M2 इंटू R2। यहाँ पर खड़ा है अरिचित, ये बताओ उसको M कितने डिस्टेंस पे दिख रहा है? 0, और इसका मास कितना था M, तो M इंटू 0, कोई दिक्कत? प्लस दूसरा मास इसको कितनी दूर दिख रहा है? 4 मीटर, तो लिखा 4 मीटर, मास कितना था? 2M डिवाइडेड बाय टोटल मास। ठीक है, तो इसका सम करो, 0 इंटू M क्या होता है? 0, 0 प्लस 4 2 जा 9, 8/3M, M से M गुजर गया, क्या बचा? 8/3 मीटर, तो मैंने लिख दिया 8/3 मीटर। दूसरा मैंने इस तरीके से निकाला, जब इससे 4 मीटर पहले खड़ा था अरिचित, तब मैंने पूछा कि अब डिस्टेंस निकालो कितना है, तो अब डिस्टेंस आ गया अपना 20/3। आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ गया, लेकिन सोचो इसने क्या बताया आपको, यहां से 20/3 मीटर दूर है, अरिचित के पास से 20/3 मीटर दूर है, मतलब M से कितना दूर रहा होगा? 4 मीटर, माइनस कर दो। ठीक है, तो इसमें से 4 मीटर माइनस करते हैं, देखो कितना आता है? 20/3 माइनस 4 दैट इज 8/3 मीटर। क्या वही आया जो पहले आ रहा था? तो आप कहीं से भी निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है,
सेम आंसर आएगा, कहीं से भी निकाल लो। डन, पक्का। चल, तो एक बार के लिए ये फॉर्मूला, मतलब ये 8/3 और 4 तो मत लिखना, इसको m2 रहने दो और इसको एज इट इज नोट करो। चलो मैं लिख, क्या 2m से कैसे, नहीं यार 2m से निकाला, ये 2m ही था, यहाँ पर 2m तो रख के निकाल रहा है, 2m ही तो रखा है। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन नहीं करवा रहा क्योंकि क्वेश्चन अभी करवाने का टाइम है, पहले इसको नोट करो, इतना पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नोट मत करना, ये 2m और ये सब मत करना अभी नोट। क्या सेंटर ऑफ मास में चल रहे हैं आप? ये फॉर्मूला बनाया अपन ने इसका, RCOM। क्या हो गया, ठंड सर्दी लग रही है? क्या कहाँ है R/2? अरे यार वो तो अलग कहानी है ना, वो इसका क्वेश्चन थोड़ी है, ये क्वेश्चन तो ये अपन ये टॉपिक बनाया है। वो क्वेश्चन आएगा तब न्यूमेरिकल पे बात करेंगे ना, एक न्यूमेरिकल करवाया तो सही मैंने छोटा सा, अभी न्यूमेरिकल देखते जाओ, तो शुरू किया मैंने, भूल गए क्या मुझे? जब तक तुम लोग रोने नहीं लग जाते तब तक मैं छोड़ता नहीं न्यूमेरिकल। हम्म, अब इसके आगे चलते हैं थोड़ा सा। वेक्टर फॉर्म में मैंने क्यों लिखा, क्योंकि देखो बेटा, हो सकता है पॉसिबल है कि यहाँ पर वो आपको इसके कोऑर्डिनेट दे दे, x1 y1 z1 x2 y2 z2, तब कैसे निकाले? तो तब मुझे तीनों कोऑर्डिनेट को एक एक करके सॉल्व करना पड़ेगा, सेम वैसे जैसे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करते थे। कैसे, क्या लिखते थे आप? x इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 लिखते थे, वही चिपकाना यहाँ पर भी। तो m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और ये क्या आया, x सेंटर ऑफ मास, x डायरेक्शन का निकाला अपन ने, ऐसे y का निकालो, z का निकालो, YCOM इज इक्वल टू m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ऐसे z का भी निकाल सकते। ठीक है, तो ये तो हुआ सिस्टम सेंटर ऑफ मास फॉर 2 पार्टिकल्स, पर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाए तो अभी देखो, जब नॉन यूनिफॉर्म बॉडी होगी तब यही लगाना पड़ेगा, एक एक एटम पे, एक एक एटम पे हमें सेंटर ऑफ मास ऐसे निकालना पड़ेगा, बट हमें प्रैक्टिकली कभी नहीं निकालना पड़ता। सेंटर ऑफ मास नहीं, सेंटर ऑफ मास इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, ये पॉइंट है वेक्टर क्वांटिटी। सेंटर ऑफ मास किस पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है हम वो निकाल रहे हैं, सेंटर ऑफ मास तो कुछ है नहीं, फिजिकल दिख रहा है क्या कहीं पे सेंटर ऑफ मास? नहीं है, सेंटर ऑफ मास इज एक्चुअली में ये एक पॉइंट है, पॉइंट तो वेक्टर क्वांटिटी ले सकते हो ना, पोजीशन वेक्टर एक्चुअली, पोजीशन वेक्टर ने कोऑर्डिनेट होगा इसका, आप एक पॉइंट निकाल रहे हो। ठीक है, सेंटर ऑफ मास की यूनिट किलोग्राम वगैरह मत लगा देना, देखो मीटर आएगी। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट है, पॉइंट है। जरूरी नहीं है ना, अपन जिस ऑब्जर्वर से डिस्टेंस निकाल रहे थे, R1 R2 ले रहे थे, उससे आती है डिस्टेंस, अभी निकाला तो था 20/3 जो आया था, ऑब्जर्वर से आया था ना डिस्टेंस, तो जहां से ऑब्जर्वर ने R1 R2 रखा वहां से वो डिस्टेंस वहां से निकलेगी। ठीक है, डन, आगे चले। चल, अब बच्चों अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाए तो मैं पहले एक पॉइंट के लिए निकाल रहा हूँ, बाकी के लिए आप खुद निकाल लोगे 1 मिनट में। तो मैं निकाल रहा हूँ फॉर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स XCOM, बहुत डिफिकल्ट है, ध्यान से देखना,
m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 प्लस mnxn डिवाइडेड बाय टोटल मास दैट इज m1 प्लस m2 प्लस m3 mn। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, सिग्मा एम आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एम आई वेयर आई इक्वल टू 1 से लेकर n तक, आई इक्वल टू 1 से लेकर n तक। ये हो गया हमारा एक्स सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेट्स हैं ऑब्जर्वर्स के पास से, और मोस्टली ऑब्जर्वर की जगह ओरिजिन होता है। ठीक है, जो ओरिजिन तुम मानते हो ना ग्राफ में भी, वो एक्चुअली में ऑब्जर्वर्स पॉइंट इज नोन एज ओरिजिन। हाँ, ऊपर वाले का एन, वो 2 पार्टिकल के लिए निकाला या n नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए निकाला। ठीक है, अगर बहुत सारे पार्टिकल एक साथ प्रेजेंट हो जाए तो। अभी एक क्वेश्चन करवाऊंगा, क्लियर हो जाएगा। बच्चे वाले क्वेश्चन से शुरू करें, बिल्कुल बचपन वाला क्वेश्चन। लाइन से क्वेश्चन शुरू करते हैं, एक ही क्वेश्चन डालो, फाइंड सेंटर ऑफ मास। पहले नोट डाउन कर लो। अच्छा, जैसे x के लिए निकाला वैसे y के लिए, z के लिए, सबके निकाल सकते हो। तो मैं बेटर हमेशा r की फॉर्म में लिखता हूँ क्योंकि आप उसे खुद समझ जाओ। फाइंड सेंटर ऑफ मास। अब इसमें लाइन से 1 2 3 अलग अलग फिगर देता जाऊंगा और फाइंड करते रहना। दिख नहीं रहा? गॉट इट? चलो, तो अब ये सारी जितनी प्रॉपर्टी सीखी इन पे बेस्ड एक एक क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो वही m और 2m का डिस्टेंस अब की बार ले लो 5 मीटर, एक मास m दूसरा मास 2m। ठीक है, तो अब आपसे क्वेश्चन देखो, कई बार क्या करेगा, ऑब्जर्वर ही नहीं देगा, क्या आपको खुद सोचना है, तो आप कहीं से भी निकाल लो, m1 से निकालो चाहे m2 से निकाल लो, किसी भी एक जगह ऑब्जर्वर बिठा दो। चाहो तो आप सेंटर में भी मान सकते हो, लेकिन सेंटर में थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है। ठीक है, तो बेटर है या तो m1 पे रखो या m2 पे रखो। ठीक है, हाँ, चलो एक काम करते हैं, मैं आसान क्वेश्चन से ना शुरू करवाता हूँ, बिल्कुल आसान क्वेश्चन से। अभी लिखा थोड़ी आपने m2m वाला, नहीं लिखा ना? लिख लिया, चलो तो उसको सेकंड नंबर पे कर लेना, फर्स्ट नंबर पे दूसरा क्वेश्चन करवा देता हूँ, इससे भी आसान। ये टॉपिक पढ़ने में तो, थ्योरी जब पढ़ते हैं ना तब तो बड़ा अजीब सा लगता है, डिफिकल्ट सा लगता है, लेकिन जब क्वेश्चन करते हैं तब बहुत आसान लगता है। और देखो अभी समझ जाओगे कैसे। ये मान लेते हैं पहला मास है m, और ये रहा दूसरा मास m। आप लोग बोलो, मैं दोनों के बीच का डिस्टेंस मैंने मान लिया r। ठीक है, मुझे इसका सेंटर ऑफ मास निकालना बाय यूजिंग द फॉर्मूला। ठीक है, अभी तो आप सबको बड़े आसानी से पता है r/2 पे आएगा। मैं 3 पॉइंट पे निकालता हूँ, 3 क्या 2 पे। एक्चुअली में एक बार ऑब्जर्वर को रखा मैंने m पे, और दूसरी बार ऑब्जर्वर को रखूंगा सेंटर पे। ठीक है, तो फर्स्ट केस, जब मेरा ऑब्जर्वर यहाँ है तो मैं क्या बोलूँगा, RCOM इज इक्वल टू, कैसे लगाएंगे फॉर्मूला, जल्दी जल्दी बताते जाओ। m इंटू इसकी डिस्टेंस 0, बेटा यहाँ से तो 0 ही है ना, खुद वहां पर खड़ा होकर देख रहा है तो 0 दिखेगा ना डिस्टेंस, प्लस दूसरा मास m, यहां से देख रहे हो आप, खुद को यहाँ पर रख के सोचा करो वो कहाँ दिख रहा है, अच्छा वो डिस्टेंस दूर है, ऐसा सोचा करो, ये कहाँ दिख रहा है मेरे पैरों के नीचे। ठीक है, मतलब डिस्टेंस 0। तुम कैसे सो गए, क्या हो गया?
तब ठीक है जीवन में। अच्छा आज वो आया नहीं ना दोस्त। डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना हो गया, m प्लस एम दैट इज 2m। कहाँ आया बच्चों, m इंटू आर बाय 2, m से m गुजर गया, क्या बचा r बाय 2, मतलब यहाँ से r बाय 2 डिस्टेंस। बोलो कोई दिक्कत, इजी। सेकंड केस वही समझ लो तुम चाहे जैसे समझ लो, मैं वो पॉइंट फाइंड कर रहा हूँ जिस पॉइंट पे पूरे मास को मैं इंडिकेट कर सकता हूँ। अगर मैं इस सिस्टम को उठाकर फेंक दूं कहीं पर, तो इसका सेंटर ऑफ मास वैसे ही फॉलो करेगा जैसे एक पार्टिकल पे हम चला रहे थे। इसका सेंटर ऑफ मास वही फॉलो करेगा, जैसे कि अब इसका क्वेश्चन समझोगे। अभी मैं इतना तुम लोग को हिंट नहीं देना चाहता, मैं एक प्रोजेक्टाइल को फेंकूंगा जो हवा में टूट गया। अब दो पार्टिकल आगे पीछे गिरेंगे, लेकिन उनका सेंटर ऑफ मास वहीं गिरेगा जहां वो एक्चुअली में गिरना चाहिए था। हाँ, इसलिए मैं जल्दीबाजी नहीं कर रहा ना, मैं आराम से बताऊंगा सेंटर ऑफ मास कितनी गजब की चीज है। वो दोनों पार्टिकल गिरेंगे, लेकिन सेंटर ऑफ मास एक्चुअली में उन दोनों पार्टिकल का तो होगा कहीं ना कहीं। ये दो पार्टिकल रखे बिल्कुल, क्यों ये नहीं थे अलग अलग पार्टिकल, क्यों अलग हो जाएगा, देखो दोनों पार्टिकल हैं, दोनों दूर दूर रखे एक एक करके, दोनों पार्टिकल दूर दूर रखे, तो बेटा इनका सेंटर ऑफ मास बीच में क्यों आला है, क्यों, तो बेटा आ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, वहां पर भी वो दोनों मास जब सेपरेट होंगे ना, तो उन दोनों का सेंटर ऑफ मास वहीं जाएगा जहां पर वो एक्चुअली में बिना टूटे गिरना चाहिए था। ठीक है, अब बोलो। तुम वो जो सेंटर ऑफ मास सोच रहे हो, वो सेंटर ऑफ मास बॉडी का सोच रहे हो, मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ। ये पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकल रहे, क्या ये दोनों अलग अलग बॉडी नहीं थे, फिर इनके बीच में नहीं निकाल रहे सेंटर ऑफ मास, कैसे आया, मैं यही तो समझा रहा था, तुम सुना ही नहीं। अब आया समझ में, पत्ता तले आधे। बेटा सेंटर ऑफ मास बहुत काम की चीज है, लेकिन अभी इतनी जल्दीबाजी मत करो, तब बताएंगे, तुम चिंता क्यों कर रहे हो, क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं तब पता चलेगा। अभी तो हवा में एक बॉम्ब फेंक के बॉम्ब एक्सप्लोड करवाऊंगा, बताओ कहाँ कहाँ गिरेंगे पार्टिकल्स। अरे ये कहाँ कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है यार, जब आए इसलिए इसलिए जल्दी मत करो, मैंने कहा ना जल्दीबाजी मत करो, टाइम आने पर सब सिखाऊंगा। नॉन यूनिफॉर्म हमें कभी निकालनी नहीं होता, नॉन यूनिफॉर्म की भी एक शॉर्टकट होती है, अगर आ गया तो उसका शॉर्टकट सिखाऊंगा। जल्दीबाजी क्यों, आएगा टाइम तब सिखाएंगे, जल्दी क्यों। ठीक है, चलो अब दूसरा, नालायक को सुन लो इधर। इस बार ऑब्जर्वर यहाँ पर था, अब कहाँ रखने वाले हैं, सेंटर पे, तो ऑब्जर्वर को रखा सेंटर पे। बताओ अगर सेंटर पे ऑब्जर्वर है, तो यहाँ पर खड़े हो आप, ये मास कितना दिख रहा है, m, डिस्टेंस कितना, r/2, प्लस ये वाला मास m, डिस्टेंस कितना, r/2, और यहीं कर गए गलती, ये डिस्टेंस नेगेटिव साइड में नहीं था, तो फिर नहीं लगाओगे माइनस का r/2, माइनस r/2। ठीक है, ये प्लस r/2 वेक्टर फॉर्म में लिया था मैंने, इसलिए तो लिया था, बिल्कुल कट गए, किसने कहा नहीं कटे। और देखो नीचे m प्लस m2m, और आंसर आ गया 0। ये क्या 0 आंसर आ गया, बिल्कुल सही आया है, जहां आप खड़े थे वहीं सेंटर ऑफ मास था, आपको कहीं मूव करने की जरूरत नहीं है, आप r/2 पे ही तो खड़े थे, वहीं सेंटर ऑफ मास है, पहले वाले ने भी तो यही बताया r/2 यहाँ से, और आप पहले से r/2 पे खड़े होकर जब सोच रहे थे तो उसने बोला वहीं पे जहां पर आप खड़े हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, अपोजिट साइड जाओगे तो माइनस में लेना, इस साइड जा रहे हो तो प्लस में लेना। ठीक है, चलो नोट डाउन करो, हाँ बोलो। हम्म, नहीं सेंटर ऑफ मास कहीं मूव नहीं कर रहा है, सिस्टम अगर मूव नहीं कर रहा है, पार्टिकल्स के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं बढ़ रही, सेंटर ऑफ मास कभी चेंज नहीं होगा, और डिस्टेंस बढ़ेगी भी तो भी नहीं होगा जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। बिल्कुल होगा, आपका और ये इस चेयर का भी सेंटर ऑफ मास है, कहीं पे भी एग्जिस्ट कर सकता है, नहीं होगा ये टेबल एक्चुअली, वो उसकी तरफ शिफ्ट होगा क्योंकि इसका मास बहुत कम है एज कम्पेयर टू अक्षेत्र। तो बेटा जब दो ऐसे बॉडीज का निकाल रहे हो तो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहलाता है, एक अकेली बॉडी का निकाल रहे हो तो पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास कहलाता है। ठीक है, तो हम एक सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हैं, तो सिस्टम का ही तो निकाला ही है। मैं बार बार कह रहा हूँ ना, बॉडी कनेक्टेड है क्या, नहीं है, बॉडी के बाहर एग्जिस्ट करता है, हाँ मैंने दिखाया भी था, बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा।
ठीक है, कर रहा है। सेकंड क्वेश्चन पे चले। हाँ बोल, 1 सेकंड रही है, टाइम 2 सेकंड दिखा रही है। हाँ हाँ बिल्कुल वही 2M वाला। हाँ बेटा, कोई बोल रहा था ऑनलाइन में कुछ। तारा सिंह आप कुछ कह रहे थे। अब नहीं समझ आ रहा है बच्चे। जिज्ञासा, प्रीतिका, शाश्वत, अगर सो नहीं रहे हो तो समझ में आ रहा है। जग रहे हो। आए कैसे नहीं आज, ऑनलाइन कैसे हो। अच्छा, एक्चुअली मुझे भी आ रहा था फीवर, और मैं फीवर में आया, मेरे को सर दर्द भी हो रहा है अभी। मुझे जब जुकाम होती है तब मैं नींबू की शिकंजी बना के पीता हूँ। हाँ सही हो जाती है। हाँ हाँ। ये सही बात है, मजाक नहीं कर रहा। एक्चुअली में क्या होता है जब, एक्चुअली में जुकाम और खांसी क्या चीज़ होती है, आप लोग को क्या लगता है। ये जुकाम और खांसी क्या है, बीमार होना, मालूम है ना। नहीं है, ये आपकी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है। आपकी बॉडी में हाँ कफ लेवल बढ़ गया, उसको बॉडी खुद निकालना चाह रही है बाहर। ठीक है, और आपने क्या किया, दवाई खा के जुकाम रोक दिया। ठीक है, वो आपका डिफेंस मैकेनिज्म था। अब मेरे को जुकाम हुई, मैंने और नींबू की शिकंजी पी, और जोर से जुकाम हो गया, कफ तुरंत बाहर, तबीयत ठीक। हाँ तो ये सही बता रहा हूँ। थोड़े से बीमार ज्यादा हो गए फिर तुरंत, इंस्टेंट, लेकिन जल्दी ठीक हो जाओगे, इसलिए। ऐसे फीवर आना, फीवर क्यों आता है। एक्चुअल में जम्स होते नहीं है, जम्स अगर इनटेक हो जाते हैं या कोई वायरस बैक्टीरिया आ जाता है तो बॉडी अपना टेम्परेचर बढ़ा बढ़ा के उसको किल करने की कोशिश करती है फॉरेन एलिमेंट के एंट्री पर। तो हम लोग बुखार की गोली खा के उसको निपटा देते हैं। नहीं खानी चाहिए, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि फीवर ज़्यादा होता है एक्चुअली में, आपको पता होगा कुछ हार्मोन्स ब्रेन से रिलीज होते हैं जिसकी वजह से फीवर होता है हमें, क्योंकि वो फॉरेन एलिमेंट को मारने के लिए करता है, लेकिन एक लिमिट होती है हमारी बॉडी की भी सहने की। उसके बाद फिर हाइपोथर्मिया और ऐसी चीज़ें होने लग जाती है ना, तो प्रॉब्लम आती है। नहीं मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट बिल्कुल नहीं। क्या है, जबरदस्ती। एक्चुअली में उन्होंने मेरे को फोन करके तुरंत बोला था, बच्चे ऐसा ऐसा बता रहे थे जो आप लोग बोल रहे हो, जो अभी आप लोगों ने बोला ना सर बोल रहे थे। अब वो आप जानो और सर जाने, क्योंकि मैं मेरे दोस्तों से बिल्कुल उम्मीद नहीं करता कि वो मेरी तारीफ करेंगे। वो इसलिए। हाँ बढ़िया, थैंक यू थैंक यू, सबको थैंक यू। ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं है, कल तुम फंसा जाओगे, मेरे भरोसे मत रह जाना किसी चीज़ में। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 2M वाले मास पे, है ना। तो एक मास है M, दूसरा मास है 2M। इसको भी दोनों तरफ से सॉल्व करने की कोशिश करो, दोनों तरीके से। डिस्टेंस दे दिया फिर से R, इस बार डिस्टेंस वापस से R दे रहा हूं, ना तो 5 मीटर ना 4 मीटर, कुछ भी नहीं, R। ठीक है, तो आपको निकालना है फर्स्ट केस जब ऑब्जर्वर, क्या लिख दिया, एट, समझ लेना, ऑब्जर्वर एट M। सेकंड केस में दे दिया मैंने ऑब्जर्वर एट सेंटर, मतलब R/2, एट R/2। ठीक है, खुद को इमेजिन करो वहां पर रखकर, जब तक इमेजिन करना नहीं सीखोगे फिजिक्स नहीं सीखोगे। आ रही है बात समझ में। हाँ हाँ गुड़िया, क्या। बेटा डॉक्टर एक्चुअली में उसके साथ आपको सिर्फ बुखार की गोली नहीं देता, वो उस एंटीबायोटिक भी देता है आपको, जो बैक्टीरिया को वैसे ही किल कर देता, आपको तकलीफ भी नहीं हो रही है, और बॉडी में एंटी। बेटा बिल्कुल अच्छी चीज़ थी, लेकिन बॉडी की भी एक लिमिट है, हर बैक्टीरिया को नहीं किल कर सकता बॉडी। ठीक है, वो टेम्परेचर बढ़ाता है, आपको इंडिकेट कर देता है कि बॉडी में कुछ तो है, कुछ लोचा हो गया है। तो डॉक्टर एंटीबायोटिक दे देता है ना आपकी बॉडी को।
एंटीबायोटिक आपकी बॉडी भी बनाती है, आपको पता होगा। ठीक है। ठीक है, गुड। भगवान ने जो हमारी बॉडी बनाई है ना, पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए थे, जो बनाई है क्लासिक, मास्टरपीस एग्जाम्पल है हमारी बॉडी। छोटी से छोटी चीज़ देखो, हमारे ब्लड में क्या क्या रखा उन्होंने। हेपरिन के बारे में जानते हो? हेपरिन, फाइब्रोनोजिन सुना है कभी? क्या होता है? एक मिनट, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन बायो वालों के लिए। हाँ बिल्कुल, बताओ। हाँ, फाइब्रोनोजिन इसका मतलब ब्लड में प्रेजेंट था। तो एक बात बताओ, उसने पहले ब्लड क्लॉट क्यों नहीं करवा दिया? फाइब्रोनोजिन तभी कांटेक्ट में, जब एयर का कांटेक्ट में आएगा तभी काम करेगा। एक्चुअली में ब्लड में एक और चीज प्रेजेंट होती है, हेपेरिन। वो तब तक इसको फाइब्रोनोजिन को एक्टिवेट नहीं होने देगा जब तक वो जिंदा है। ठीक है। और वो जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आया, हेपरिन मर जाता है, फाइब्रोनोजिन एक्टिवेट हो जाता है, और वो तुरंत वहां पर एक जाली बनाकर ब्लड को रोक देता है, नेट बना देता है ना। हाँ, फर्स्ट का आंसर आया R/M। नहीं बेटा, M कहीं ना कहीं आपने कैलकुलेशन में गलती करी है। देखो ऊपर M था ना, तो 3M M से नहीं कट जाएगा। देखो ये 2M बाय, आपने काट, अरे M की पावर M कैसे हो गया? M प्लस 2M दैट इज 3M होगा ना, तो नीचे तो 3M होता है, M की पावर M कहाँ से आ गया? हाँ, तो अब M से M कट गया, क्या बचा? 2R/3। M थोड़ी बचेगा। चलो मैं चेक करता हूँ एक बार, है ना। तो देखो फर्स्ट वाले से आपका आंसर आया, अगर ऑब्जर्वर कहाँ पर था? M पे खड़ा था, मतलब मैं डायरेक्ट अब R वर्ड लिख रहा हूँ, है ना, RCOM लिख देता हूँ, RCOM। M इंटू, बच्चों यहाँ पर खड़े हैं, डिस्टेंस कितना? पैरों के नीचे 0 प्लस 2M इंटू R, वेरी गुड, डिवाइडेड बाय टोटल मास 4M, अच्छा 3M। M से M गुजर गया, क्या बचा? 2R/3। कितना टफ था, कमाल कर दिया। चलो दूसरा देखते हैं। अच्छा, ये 2R/3 कहाँ से डिस्टेंस? M से। अगर 2M से निकालना हो तो चेक करके देखना, R/3 आएगा माइनस का, चेक करना, R/3 आएगा माइनस का। ठीक है, निकाल के देखना। दूसरा, RCOM फ्रॉम R/2, तो R/2 से ये, अब यहाँ पर खड़े हम, ये वाला मास कितनी दूर दिखेगा? माइनस का R/2, तो M इंटू माइनस का R/2 आया ना। क्योंकि इस बार हम इधर देख रहे हैं ना, इधर से ऐसा लेफ्ट में, तो लेफ्ट में क्या होगा? नेगेटिव। ठीक है, प्लस आपकी बार इधर मास कितना है? 2M, और डिस्टेंस प्लस का R/2 डिवाइडेड बाय टोटल मास, फिर से वही 3M। सॉल्व करके निकाल लो और वही आ जाना चाहिए। देखो R/3 वाला है, चलो देख लेते हैं, अभी निकालता हूँ, फिर तुम्हें को सॉल्व भी करना पड़ेगा। देखो MR/2, 2MR/2, 2 में से एक गया तो कितना बचेगा? एक, तो मिल 5 बचा MR/2, और नीचे आया था 3M, M से M गुजर गया और मिल 5 बचा R/6। ये समझ में आई कैलकुलेशन? नहीं आई? नहीं आई ना? हाँ, नहीं आई, मैं पता, एलसीएम लेना नहीं आया, एलसीएम लेके देख लेना। हाँ, तो 2 आ गया एलसीएम। ठीक है, इधर बचा 2MR, इधर बचा माइनस का MR, 2MR, हाँ तो MR बचा, तो MR/2 ही तो लिखा। ठीक है, अब बेटा क्या ये सेम आंसर है? बिल्कुल, इस बार मैंने R/2 से चेक किया है, क्यों नहीं होगा सेम आंसर? R/2 से भी बोल रहा है कितना आगे जाओ? R/6 आगे जाओ। ठीक है, मतलब ये ऑब्जर्वर इस बार R/2 पे रखा था अपने सेंटर पे, हम यहाँ पर खड़े थे, और इसने बोला यहाँ से भी राइट में R/6 डिस्टेंस आगे है सेंटर ऑफ मास, यही तो बोला। तो अब अगर आप चाहो तो ये R/2 प्लस R/6 ऐड करके देख लो, ये आ जाएगा 2R/3। ठीक है, तो आप कहीं से भी निकाल लो, सेम आंसर आएगा। इजी, थोड़ा सा लेवल बढ़ाए, थोड़ा सा चिन्ना सा, नहीं बढ़ाना। ये कौन सा हाँ होता है? चलो पहले इसको नोट करो, फिर बनाते, धीरे धीरे बढ़ाएंगे लेवल।
आयुर्वेद मानता है इस चीज को, आयुर्वेद मानता है इस चीज को, एलोपैथ नहीं मानती। हाँ हाँ, घुटनों में प्रॉब्लम नहीं, एक्चुअली में उससे कोई एक दूसरी प्रॉब्लम होती है जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है। तो हाँ, खड़े होकर पानी पीने के लिए आयुर्वेद बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना करता है। बट हाँ, एलोपैथ में इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिला उन्हें, तो इसलिए इस चीज़ को वो लोग नहीं मानते। हाँ, लेकिन लेकिन ये ज़रूर है, इसका साइंटिफिक एविडेंस ज़रूर है। आप लोग जानते हो हमारे कल्चर में ग्लास से पानी पीने का कल्चर है, और हम लोगों ने धीरे धीरे ऐसे ऊपर से मुंह से पानी पीना शुरू कर दिया, कोई ग्लास से ऐसे पीना शुरू कर दिया। ये हमारे लिए बहुत डेंजरस है। जानते हैं ग्लास का कल्चर क्यों था हम लोगों के उसमें? जब भी आप जब भी आप ग्लास से पानी पीते थे ना, हाँ, ये भी कहते थे कि ग्लास से एक साथ पानी नहीं पीना चाहिए, स्लोली स्लोली पीना चाहिए। अब इसका रीजन समझो क्या था। अरे नालायक, ग्लास लोटा मैं जो कह रहा हूँ दोनों सेम बात है, भी बताता हूँ क्यों। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना उसका रीजन, पहले पहले समझ लो, फिर देखना, फिर तुम कमेंट करना, फिर बात करेंगे। जब आप इससे पानी पीते तो आपका सलाइवा पानी में मिक्स होता था, जो आपके पेट की न्यूट्रलिटी, लाइसोजाइम प्लस न्यूट्रलिटी बनाता था पेट में। ठीक है, और इसकी वजह से उनका किडनी फेलियर नहीं होता था। एक वैद्य थे, आयुर्वेदाचार्य भी बोल सकते हो उन्हें, बहुत अच्छी नॉलेज थी उनको। तो उन्होंने जिन लोगों को डायलिसिस होती थी ना किडनी की, उन लोगों पर रिसर्च किया था, ग्लास से वापस पानी पीना शुरू करवाया था उन्हें। और जिनकी डायलिसिस रेगुलर पर डे होती थी ना, उनकी धीरे 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 स्लो होती गई, स्लो होती गई। इनफैक्ट उनको 6 महीने में एक बार डायलिसिस की जरूरत तक लेके चले गए, उसके बाद तो उनको मर गए वो। मतलब आदमी नहीं, वो जो आयुर्वेदाचार्य थे वही चले गए। तो उन्होंने उस चीज़ से रिकवर करना शुरू कर दिया, और क्या, एक नॉर्मल सी चीज़ से, सिर्फ ग्लास के पानी पीने के कल्चर से। सोचो आप, एक छोटी सी चीज़, ऐसे उन्होंने कैसे कैसे पेशेंट ठीक किए, आप दंग रह जाओगे सुन के। एक डॉक्टर है यहाँ पर दुर्गापुरा में, ही इज़ वैद। तो उनके पास लोग ट्रीटमेंट के लिए फॉरेन से आता है, और किस चीज़ का ट्रीटमेंट लेना आता है पता है आपको? कैंसर का ट्रीटमेंट लेना है। और वो ट्रीटमेंट देते क्या है आपको ये मालूम है? हल्दी। और क्या? हाँ, वो गारंटेड बोलते हैं मेरे पेशेंट को मैं कैंसर से मरने ही नहीं दूंगा, मेरा पेशेंट कैंसर से नहीं मरेगा। और ठीक होके जाते हैं लोग। अब मैं इस चीज़ का बाद में थोड़ी देर बाद आप लोगों को जवाब दूंगा। कैंसर से एक्चुअली में कोई आदमी नहीं मरता, आपने आज तक किसी को मरते हुए देखा होगा? जो मरा होगा आज तक, आपने जिसका भी सुना होगा कैंसर से मर गया, वो ट्रीटमेंट के बाद मरा होगा, दैट इज कीमोथेरेपी। उससे पहले किसी पेशेंट को आप मेरे को एक भी एग्जांपल दिखा दो जो कैंसर से मर गया हो। कोई मरा ही नहीं होगा। हाँ, दिखा दो तुम मेरे को, एग्जांपल बताओ तो सही। ठीक है, तुम दिखा देना, मान जाऊंगा मैं। तुम ये दिखा देना कि वो आदमी ने कोई ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी वगैरह नहीं ली और वो कैंसर से मर गया हो, तो मेरे को दिखा तो देना। और वो कैंसर से ही मरा है, ये भी दिखा देना। नहीं, मतलब इसका कहने का मतलब है कि कैंसर जिसको होता है, फिर वो पेशेंट झेल नहीं पाता, बहुत परेशान होता है। लेकिन वो भी प्रॉब्लम पता है कहाँ शुरू होती है? कीमोथेरेपी में। रेडिएशन से वो इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है, उसको लगता है मर जाऊँ बेटर है, फिर वहाँ कीमोथेरेपी में प्रॉब्लम आती है। खैर चलो, मैंने आपको तो ये बताया ना कि एक डॉक्टर ऐसे भी हैं अपने पास यहीं पर, जिनके पास अगर किसी कोई भी कैंसर का पेशेंट आप बिल्कुल लेकर जाओ, और वो बिल्कुल गारंटेड आपको बोलेंगे मेरे पेशेंट को मैं कैंसर से नहीं मरने दूंगा। हाँ, अदर कोई बीमारी हो जाती मुझे नहीं पता, कैंसर से नहीं। फिर नहीं, फिर वो ट्रीटमेंट ही नहीं करते, भेज देते। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। अगर फेस पे पिंपल हो जाए तो क्या करना चाहिए? छोड़ दो। छोड़ दोगे तो क्या होता है? छोड़ दोगे तो क्या होता है? कैंसर को फिर क्यों छेड़ा? कैंसर को क्यों छेड़ा? वो आपके इंटरनल एज अ पिंपल ही तो था। क्यों? यहाँ पर भी पस बनी थी, वहां भी पस बनी थी। बिल्कुल, उसका ट्रीटमेंट बहुत सिंपल होता है, मैंने बताया ना, हल्दी होता है, कैल्शियम होता है, जैसे चूना। हाँ, ये सब ट्रीटमेंट होता है उसके। उन्होंने पेशेंट्स को ऐसे ही तो ठीक करा, इस चक्कर में तो उनकी हत्या की गई थी। कई डॉक्टरों का कारोबार बंद करवा दिया, डेंगू के पेशेंटों को तुलसी के पत्तों से ठीक कर दिया। तो मार्केट ही बंद होने लग गया ना, डायबिटीज के पेशेंट ठीक होने लग गए घर की दवाइयों से, तो फिर दिक्कत होने लग गई। नाम सर्च कर सकते हैं आप लोग, मिस्टर राजीव दीक्षित। तो नहीं नहीं, बाद में कर लेना, राजीव दीक्षित। चलो खैर, वापस इस पे आते हैं क्वेश्चन पे। ये एक स्क्वायर था बच्चों, इस स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स पे एक एक मास है, मास सस्पेंडेड है चारों कॉर्नर्स पे। बेटा उससे थोड़ा सा दूर रहना है ना, टेप से। चारों कॉर्नर्स पे
चारों कॉर्नर्स का सेपरेटेड है ए डिस्टेंस से। आपसे मैंने पूछा इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करो, और किसके अबाउट बोलूं, बोलो 2m, मतलब ये वाला पॉइंट। चलो इस पे ऑब्जर्वर खड़ा कर दिया, पहले नहीं तालो तो था ही, तब पता चलेगा ऐसे तो लियो दा, पहले दिमाग दौड़ाओ। अरे यार टाइम बड़ी जल्दी निकल जाता तुम लोगों का यार। हाँ जल्दीबाजी नहीं, मेथड से सॉल्व करो। m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3, एक जगह पर पॉइंट माना, बाकी सबके कोऑर्डिनेट निकालो उसके अलावा। अच्छा ये बताओ, अगर ऑब्जर्वर यहाँ है मतलब ओरिजिन यहाँ है, तो ये बताओ इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, a,0। हाँ या ना? अगर मैं इसको x एक्सिस y एक्सिस ऐसे मान लूँ, तो ये a,0 होगा, ये क्या होगा, अच्छा इसको हम बोलो 0,a होगा। और ये वाला पॉइंट यहाँ से भी x डिस्टेंस अवे, हाइट भी x डिस्टेंस, मतलब a,a। मिल गए सबके पॉइंट। इसका पॉइंट क्या हो जाएगा 0,0। हाँ अरे यार स्क्वायर बोला तो इक्वल ही होगा ना, स्क्वायर है ना, ठीक है। a,0 a,a 0,a, कोऑर्डिनेट मिल गए सबके। क्या XCOM और YCOM दोनों निकाल सकते हो? कुछ नहीं, अपन ने ऑब्जर्वर यहाँ रखा था, ऑब्जर्वर के पॉइंट को मान लिया 0,0। ऑब्जर्वर मतलब ओरिजिन, मैंने ये समझाया था। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, x x। अब इसको समझो ऐसा ग्राफ पेपर है ये, दिमाग में ये रखो, ग्राफ पेपर है, ये वाला एक्सिस x एक्सिस, ये एक्सिस y एक्सिस। ये कितना हो गया a,0, ये कितना हो गया 0,a, और ये वाला बस, ये तो लिखा है मैंने। हम्म नहीं यार तुम फिर वो क्यों सोच रहे हो, 4 पार्टिकल के लिए भी सिखाया मैंने सिस्टम ऑफ पार्टिकल में, n पार्टिकल के लिए सीखा नहीं, सीखा अपन ने। तो n पार्टिकल वाला फॉर्मूला लगाओ, और क्या, 2 पार्टिकल के सोच रहे हो, अब n पार्टिकल से n पार्टिकल का फॉर्मूला लगाओ। 4 पार्टिकल है, 4 पार्टिकल के लिए फॉर्मूला लगाओ। अरे ठीक हो जाएगी जल्दी, इसलिए कर रहा है, चला रखा मैंने। दिक्कत हो रही है, बल्ब बंद कर दो इसे। अब नहीं खांसने चाहिए बिल्कुल भी। बेटा 2 पॉइंट के लिए निकालोगे ना, तो x के लिए भी निकालोगे, y के लिए भी निकालोगे, 2 कोऑर्डिनेट्स आएंगे। हम्म होना तो नहीं चाहिए, आपने x में निकाला है कैसे अभी, दोनों में a/2 आ रहा है, हो सकता है पॉसिबल हो, मुझे पता नहीं, मैं चेक कर लेता हूँ अभी। हाँ दोनों में a/2 आ रहा है, चलो ठीक है देख लेते हैं अभी। समझा नहीं मैं, देखो सिंपल, अब मैं करवा रहा हूँ, देख लो, एक पॉइंट के लिए मैं करवा रहा हूँ, दूसरे के लिए आप लोग ने। सबसे पहले निकालना है XCOM। देख लो बेटा, मैं बोलते भी जा रहा हूँ, बाद में तुम्हें दिखेगा नहीं फिर, देखो ध्यान से, ठीक है सब लोग ध्यान से देखो। पहला मास यहीं पे खड़े हम लोग, कितनी डिस्टेंस पे, तो ये हो गया 2m इंटू जी लो, प्लस दूसरा मास कितना है m, x एक्सिस में कितनी डिस्टेंस है, ए फॉर एप्पल, प्लस अगला मास बेटा कितना 2m इंटू √2a, लगा के गलत मत कर देना। x एक्सिस के कोऑर्डिनेट चाहिए थे मुझे, तो बस वो कितना है a, और नहीं समझ आया तो x एक्सिस में कितनी डिस्टेंस है, मैं x के लिए अलग से निकाल रहा हूँ ना, x एक्सिस में कितनी डिस्टेंस है, तो भी a। बोलो हाँ कि ना, ये बात समझ आई। लास्ट वाला पार्टिकल मास m और डिस्टेंस x एक्सिस में 0, तमाल तल दिया आप लोगों ने। और टोटल मास कितना है बच्चों 6m, कितना आ गया बेटा
3/3ma/6m, दैट इज m से m गुजर गया, ये गया 2 टाइम्स और आ गया a/2। XCOM आ गया, ऐसे YCOM निकालो और वो भी क्या आ जाएगा, a/2। आई होप सो, ठीक है। आ गया बालक, नहीं आया? देखो इसका कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस में क्या दिख रहा है, पहला एक्स होता है ना 0, ठीक है। चल अभी मास चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, बिल्कुल वाई के लिए भी निकालोगे एक्स के लिए, हाँ ठीक है। एक्स और वाई दोनों a/2 और अगर मैं पूछूं ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है तो सेंटर ऑफ मास का, ये तो पॉइंट निकला, अब डिस्टेंस फार्मूला लगा के निकाल दो डिस्टेंस, ठीक है ना। ओरिजिन मतलब 0,0 और पॉइंट a/2 डिस्टेंस फार्मूला लगा के निकाल सकते हो, a² / 4 + a² / 4 दैट इज a/√2, ठीक है गुड़िया, नहीं है ठीक, समझ में नहीं आया मैंने क्या बोला, मैंने तो पता है ना। शाश्वत तुम्हारे चक्कर में आज अंजलि कुछ भी नहीं बोल रहा, बिल्कुल चुप बैठा है, मन ही नहीं लग रहा उसका, हाँ उसका ध्यान ही नहीं है ना, कहीं और ध्यान है उसका, ध्यान ये है कि मेरा मित्र आया क्यों नहीं। हाँ हाँ कुछ समझ रहा हूँ, हाँ हाँ आज इतने खामोश खामोश तुम बैठे हुए इसलिए हो। वो क्या इसको आज बता नहीं पाया ना, रील्स कैसे क्या बनानी है, क्या है, कैसे बनाए लैक में आइकॉनिक काजल। और देखो सबसे बड़ी बात, इतनी देर से उदास उदास बैठा था, जैसे उसका नाम लिया इसके चेहरे पे खुशी आ गई। चलो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दो, अब चिन्ना सा क्वेश्चन चेंज कर देते हैं। अरे बालकों इधर देख लो, क्या हो गया, मेरे से पूछो जहाँ दिक्कत है, अरे डाउट है तो पूछा करो, अब बताओ मेरे को जबरदस्ती पूछनी पड़ती है, उल्टा तुमको पूछना चाहिए, है डाउट तो बोलो कहाँ है, नहीं है तो छोड़ो। मास चेंज कर दिया मैंने, इस बार मास दे दिया m, 2m, 3m और 4m, ठीक है, m, 2m, 3m, 4m। इस बार फिर से निकाल के दिखाओ, स्क्वायर है, ए डिस्टेंस है, निकालो इस बार, निकाल के बताओ। चलो कैलकुलेट करो जल्दी जल्दी जल्दी, हाँ बेटा। ठीक है, देखो पहले आपने कोऑर्डिनेट लिखे ना, ये रहे, तो कुछ नहीं करना है, लिखो देखो YCOM इज इक्वल टू, सबसे पहले पहला मास देखो 2m, ये बताओ y का कोऑर्डिनेट इसका क्या दिख रहा है आपको, इंटू 0 प्लस ये वाला पार्टिकल मास m, y का कोऑर्डिनेट इसका, y का नहीं है, x, y होता है ना, y का तो 0 ही, प्लस फिर देखो अगला 2m, y का कोऑर्डिनेट इस बार a, प्लस इसका अगला m और y का कोऑर्डिनेट नहीं a है ना, तो बाद वाला y होता है, पहला वाला x होता है, डिवाइडेड बाय टोटल मास, ठीक है। हाँ ऑब्जर्वर को मैंने m पे छोड़ दिया, तभी तो कोऑर्डिनेट भी दे दिया ना। चेक करते हैं 5a+4/10, अजीब आंसर नहीं आ रहा तुम्हारा कुछ, कुछ अजीब लग रहा है यार आंसर, ढंग से करो। ठीक है अब सही आ रहा है, हाँ ठीक है वेरी गुड, x का a/2 ही आएगा। ठीक, ठीक है तारा सिंह, y का निकालो,
ठीक है बेटा, प्रतिका करेक्ट है। अब नहीं बेटा, आंसर बताओ जल्दी। हम्म, y का 7a/10 आई थिंक करेक्ट हो। ठीक है, वेरी गुड बेटा। ठीक है, जिज्ञासा हो रहा है बच्चे। शाश्वत गुड़िया आ रहा है आंसर? कहाँ आ रहा है, तूने बताया नहीं आंसर। तो फिर यस सर क्यों कह रहे हो? निकालो फटाफट निकालो। इधर फर्स्ट का आंसर मतलब एक्स का। चलो, थोड़ा बहुत तो सीखे आप लोग, मतलब टेस्ट बढ़ा सकते हैं आप क्वेश्चन का। और हम्म, मिसिंग, मिसिंग मित्र। तुम्हें फीवर आता? मुझे भी आ रहा है। हाँ, परिचित। अज्ञान सर। हाँ बेटा। चलो, गुड गर्ल। गुड। चलो, एक बात बताओ, इन दोनों ने चीटिंग करके करा है? हाँ, इसको कोई एलसीएम लेना सिखा दो। मेरे को कोऑर्डिनेट वाली चीज समझ नहीं आ गुड, रही। इसको कोई एलसीएम लेना सिखा दो यार। तो दो बच्चों का अभी तक आंसर नहीं आया, मैं बिल्कुल नाम ले रहा हूँ, नहीं तीन बच्चों का। एक तो सार्थक, जिज्ञासा और दीवा। ये तीन बच्चों का आंसर नहीं है, जिसमें दीवा को तो एलसीएम लेना नहीं आ रहा है, इसलिए। अब बालक आया आंसर? चेक करो, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन एरर कर दी होगी आपने फिर से। बेटा 3 + 20 23 होता वैसे तो। पहली बात तो 10m नीचे होता तो 23 भी क्यों होता, 3 + 2 5 होता। 3 + 2 5, 24 कैसे हो गया? कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगा। चिल 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 चिल, मैं समझा दूंगा। चलो, सबसे पहले निकालना था एक्सीओएम। इधर देख लो सब लोग। ठीक है, तो बच्चों एम, एक्स से डिस्टेंस 0 प्लस 2m, एक्स का कोऑर्डिनेट देखो कितना, ए फॉर एप्पल, प्लस 3m, एक्स का कोऑर्डिनेट ए फॉर एप्पल, प्लस 4m, ए का कोऑर्डिनेट 0। कमाल हो गया। डिवाइडेड बाय टोटल मास 1 + 2 + 3 + 4 कितना, 10। तो 10m। और ये कितना आ गया बच्चों, ये दोनों तो जीरो ही हो गए। और 2 + 3 5, तो 5m डिवाइडेड बाय 10m। m से m गुजर गया, 5 3 जा 10, है ना? तो जा होता है।
अगला वाई सी ओ एम। हाँ तो कोऑर्डिनेट देखना शुरू करो, m इंटू 0 प्लस 2m इंटू 0, क्योंकि y के कोऑर्डिनेट देख रहे हैं आपकी बात है ना, प्लस 3m इंटू प्लस 4m इंटू, अरे वाह तमाल तल दिया आप लोगों ने, डिवाइडेड बाय 10m, ये दोनों 0, 3 प्लस 4 7, 7 अपॉन 10m, m से m गुजर गया और क्या बचा 7/10 a, दैट इज 0.7 है, ठीक है, और वो आया था 0.5 है, ठीक है। तो मतलब इस बार अगर ये सेंटर रहा होता इसका, तो यहां पर कहीं पर एग्जिस्ट करता सेंटर ऑफ मास, ठीक है। देखो ये अगर सेंटर बेटा, ये तो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर है a/2 a/2, लेकिन उससे 0.2 मीटर ऊपर चला गया ये, क्योंकि वाई डायरेक्शन में कितना गया 0.7 ये गया ना, और एक्स डायरेक्शन में तो वही था 0.5 है, इसलिए ये इधर ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ। अगर एक्स में भी थोड़ा ज़्यादा होता तो इधर शिफ्ट होता, मतलब ऐसे चला जाता, एक्स में कम होता तो इधर शिफ्ट होता, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए घर के लिए कि 3m और m को रिप्लेस कर देना, 3m और m को रिप्लेस इंटरचेंज कर दो, ठीक है, फिर घर से करना। अब वो चेक करना, निकालना क्या आंसर आता है, पूरा बदल जाएगा, अरे दिन रात बदल जाएंगे बेटा। हाँ गुड़िया, तो भी निकालो तो भी सेम आंसर आएगा, बस यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा 0.3 है वाई डायरेक्शन का माइनस में, समझ गए, एक सेकंड, माइनस में आ जाएगा 0.3 है ऊपर की तरफ से, ठीक है। कौन सी डायरेक्शन, अच्छा वैसे मैंने कैसे बताया, कुछ नहीं, देखो मेरा पॉइंट क्या आया, आंसर क्या निकला, x में क्या निकला a/2 और y में निकला 0. हाँ देखो, तो मैं दोनों को एक्चुअली में सॉल्व करके दिखाता हूँ। एक मिनट के लिए a की जगह मान लो 1 मीटर दिया होता मैंने, लेट अस सपोज कि a की जगह 1 मीटर दिया होता, इफ a इक्वल टू 1, देन सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट क्या आ रहे हैं आपके 0.5, 0.7 आता है, देखना ये ग्राफ में कैसे देखते हैं, कैसे देखते हैं बेटा, ऑलिजन 6 x डिस्टेंस में 0.5, y डायरेक्शन में 0.7, और इन दोनों पॉइंट को मिला दो, मिल गया ये पॉइंट, फिर इतना आसान है। चलो आ रहा है समझ में, टफ लग रहा है, इजी ना, मुझे नहीं पता, वो तुम लोग चेक करके बताओगे, मुझे नहीं आता, मुझे आता ही नहीं, मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, मुझे बिल्कुल नहीं आता, तुम लोग फिर खुद का दिमाग कैसे लगाओगे बेटा, अगर ये चीज़ का आंसर मैं दे दूँ आपको अभी तुरंत, फिर तुम्हें कभी कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा कि तुम्हारा आंसर सही आ सकता है, आंसर दूंगा फिर तुम उसके पीछे पड़ जाओगे कि मुझे यही आंसर लाना है, तो उसके पीछे मत पड़ो, अपना आंसर लेके आओ, हो सकता है आपका सही हो, और मोस्टली मैं कह रहा हूँ अगर ईमानदारी से क्वेश्चन करोगे तो बिल्कुल सही होगा, ऐसी बेईमानी करोगे 0 × m 3m लिख दिया तो फिर तो एलसीएम लेना नहीं आता, तो फिर तो बेईमानी है। अगला क्वेश्चन देता है ना, पहले आसान दूं, ऐसा भी टेस्टी, बेटा वो होमवर्क में बताना है आपको आंसर, मैंने कहा m और 3m को इंटरचेंज कर देना और होमवर्क में निकालना उसको। चलो अगला आसान सा क्वेश्चन, 3 मास पार्टिकल थे m मास के, वो लाई करते थे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल पे, ठीक है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल पे लाई करते थे, कितनी अच्छी बात है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो डिस्टेंस थी वो थी a, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम इस दिस पॉइंट, ठीक है, यहाँ पर खड़ा कर दिया इस बार अंजलि को, ठीक है। बेटा बर्नौली थ्योरम निकाल दो, या फिर इसमें से जिन प्रकट करके दिखाओ, क्या बात कर रहे हो यार, सेंटर ऑफ मास सबसे, क्वेश्चन ही मैंने एक ही लिखा है, सेंटर ऑफ मास निकालना है
वो देखो जिन निकालने का फॉर्मूला पढ़ने लग गई। क्या कंपोनेंट तोड़ रही है? वेरी गुड। यही सब सुनने के बाद तो मुझे लगता है कि 11th क्लास में एडमिशन से पहले IQ टेस्ट बहुत ज़रूरी है। अभी तुम लोग कुछ भी कर सकते हो। हाँ बिल्कुल, 2 मिनट लो तुम लोग। अरे सॉल्व करना है, बैठना नहीं है। देखो मैं थोड़ी सी हिंट दे रहा हूँ जिन बच्चों को नहीं आ रहा। कुछ नहीं, और वो ग्राफ पेपर बनाओ। बिल्कुल, निकालो कोऑर्डिनेट से। वो तो वही तो तुम्हें सीखना, वही तो निकालना है बेटा। फिर 10th तक कैसे पास हुए? चीटिंग करिए तो फिर करो। यहाँ से तो ये बाई 2 आ गया x में, y में पाइथागोरस लगा के आपको ये हाइट निकालनी पड़ेगी। ठीक है। क्यों लगा रहे हो इतना दिमाग? सेंट्रोइड वगैरह क्यों निकाल रहे हो? अरे यार सीधा पाइथागोरस से निकालो ना यार। वो दे रखा है मैंने, आइसोलेशन वो क्या, सॉरी, इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ a/2 और उसकी हाइट नहीं निकाल सकते? बस। फिर इतना दिमाग क्यों लगा रहे हो? ठीक है। हाँ, x a/2, हाँ ठीक है। बच्चों के यहाँ आंसर भी आ गया, तुम लोग अभी तक शुरू भी नहीं किया। हाँ तो जल्दी करो जल्दी करो। अगर मुझे विश्वास हो जाएगा आप लोगों को ये मेथड आ गया तो फिर मैं आगे इंटीग्रेशन स्टार्ट करूँगा। √2 a/3। बेटा एक बार वापस चेक करो, पॉसिबल है आपका सही हो, लेकिन एक बार फिर चेक करो। a/3 आ रहा है ना? हाँ ये सही है। हाँ ठीक है, ये सही होना चाहिए। एक बार चेक करो। क्या? a/2 x का आ रहा है ना? हाँ ठीक है। तुम लोग पता है खुद से डरते हो, प्रॉब्लम ये है। फिजिक्स से तो बाद में डरोगे, पहले खुद से डरते हो। 2a/3 x का आ रहा है? नहीं यार, x का 2a/3 नहीं आ सकता। x का तो एग्जैक्टली a/2 आएगा। 2 सॉल्व करके। a/3 आ रहा है y का एग्जैक्टली। वैसे मुझे भी डाउट हो रहा है, a/3 ही सही होना चाहिए। हाँ y का 2a/3 तो ऊपर से किसी ने टॉप से अगर मान लिया हो तो हो सकता है। आपने ओरिजिन कहाँ माना? नहीं बेटा, तो a/3 होना चाहिए। 2a/3 मेरे हिसाब से गड़बड़ है। मतलब आप टॉप वाले की बोल रहे हो? नहीं, ए क्यों होगी बेटा? ए तो उसके डायगोनल हाइपोटेनियस की लेंथ है। a/2 उसके बेस की हो जाएगी, परपेंडिकुलर की आपको निकालनी पड़ेगी। और कर लो चीटिंग। देखते हैं अब, मैं सॉल्व करके निकाल। मैं क्यों मानूं? मेरे को बिलीव ही नहीं तुम लोग चीटिंग नहीं करते। मेरे डायलॉग तक चीटिंग कर करके लिखे थे तुम लोग। हाँ, मेरे डायलॉग तक चीटिंग करे थे तुम लोग। हाँ चलो, अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देखते हैं। आ जाओ इधर, प्लीज सब लोग इधर देखें। क्या तुम सब लोग में नहीं आते? आते हो? तो बेटा ये बताओ,
ये वाला मास इक्विलेटरल अगर ट्राइंगल है तो इसकी एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस a/3 होगी, a/2 होगी, तो तेचे आ सकता है, तल a/2 एच आ सकता है। लिखने में जो लाला था, समझ रहा हूँ। क्या मुझे ये एक राइट एंगल ट्राइंगल दिखेगा जिसके बेस की लेंथ a/2 है, हाइपोटेनियस की लेंथ a है? क्या परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं? कैसे? हम लोगों ने एक पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा था, क्या होता था? हाइपोटेनियस का स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर a/2 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मैं उसको h बोल देता हूँ, h का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से बेटा इसको माइनस कर दिया तो ये बच गया 3a² इज इक्वल टू एच स्क्वायर, तो h इज इक्वल टू √3a/2 ये बचेगा। जरूरत ये थी कि बेटा मुझे सबके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने थे, इसका कोऑर्डिनेट तो बड़ी खुशी खुशी a,0 मिल जाता, इसका कोऑर्डिनेट बेटा इसके बेस लेंथ यानी x की डिस्टेंस और हाइट y की डिस्टेंस से निकलेगा, तो ये आ जाएगा a/2, √3a/2। ठीक है, बस ये अगर सही निकाल लिया तो आंसर हो सकता है आप लोगों का सही हो। मैंने पहले गलत सही जो भी बोला वो अब देख लेते, चेक कर लेते हैं। तो ये निकाल, ये गलत निकाला, तो ये निकाला नहीं, सॉल्व कैसे करोगे? अच्छा, ये एक और तरीके से निकाल सकते थे, अगर थोड़े से स्मार्ट होते, थोड़े से स्मार्ट होते तो मुझे पाइथागोरस थ्योरम भी नहीं लगानी थी। इक्विलेटरल ट्राइंगल था 60 डिग्री, हाइपोटेनस पता, हाइट निकाल सकते हो कैसे? परपेंडिकुलर साइन है ना, तो साइन 60 दैट इज √3/2, तो h इज इक्वल टू √3/2 है डायरेक्ट। ठीक है, हाँ तो हम ऐसे भी निकाल सकते थे ट्रिग्नोमेट्री लगाकर, बट ठीक है आप लोग ऐसे समझते हो तो मैं ऐसे निकाल सकता हूँ। ठीक है, अब मैं एक्स डायरेक्शन में निकाल रहा हूँ बच्चों, m मास का सबसे पहला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, डिस्टेंस कितना 0, प्लस दूसरा मास भी m, डिस्टेंस कितना a, प्लस तीसरा x डायरेक्शन में डिस्टेंस कितना a/2 डिवाइडेड बाय टोटल मास 3m, कितना आ गया बच्चों 3a/2/3m, यही आएगा। किसका डाउट है? वैल्यू गुड, हाँ तो मैं सही कर देता हूँ ना कंफ्यूजन। पॉइंट ये है m, इस पॉइंट की x डायरेक्शन में डिस्टेंस कितनी दिख रही है? दिख रहा है ना, मास इनटू एक्सेलरेशन बाय 2, है ना, है ना, मास इनटू एक्सेलरेशन बाय 2। हाँ वेरी गुड, तो ये a क्या है? a क्या है? एक्सेलरेशन नहीं है, तो क्या है बेटा ये? बेवकूफो, डिस्टेंस दे रखी, लेंथ है ये, डिस्टेंस है ये। ठीक है, m से m गुजर गया, 3 से 3 गुजर गया, क्या बचा a/2, h आया बेटा a/2, मिल दिया। अपरिचित क्या सिखा दिया उल्टा सीधा इसको? हाँ तो गलत होगा ही ना, वो वही तुमसे, तो तुम ही दोनों डिस्कस कर रहे थे। तो बैल है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, वाई एक्सिस में पहला मास m इंटू 0 प्लस दूसरा मास फिर से m इंटू 0, वाई एक्सिस में कोऑर्डिनेट फिर से 0, प्लस तीसरा मास m इंटू उसकी डिस्टेंस √3a/2 डिवाइडेड बाय टोटल मास 3m। अब बेटा कितना आ जाएगा सॉल्व करके, √3a/6m, m से m गुजर गया। ठीक है, कितना आया √3a/6। ठीक है, तो ये आएगा पॉइंट। आप सब ने कुछ ना कुछ, किसी ने √2 बोला, किसी ने क्या बोला, किसने क्या बोला, बता ये आ रहा था? अरे वाह, गुड बेटा गुड। अच्छा रेस लगा रहे थे, नहीं, तो ये कैसे लिखा फिर? हाँ ये तो अभी करा। रेस लगा के। हाँ, अगला क्वेश्चन करवाते हैं बोर्ड पर। क्या? ठीक है बेटा, एक्चुअली में क्या, रूट नीचे रहना, नीचे गंदा लगता है, अलाउड नहीं होता मैथ्स के अकॉर्डिंग, रूट ना अलाउड नहीं, आयोटा रूट ये सब कभी डिनोमिनेटर में नहीं रहने चाहिए।
अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हो, कभी मैथ्स पढ़ी, तो फांसी पे लटका दिया जाता है, हाथी के पैरों तले को चलवा दिया जाता है। ठीक है, अलाउड। मेरे यार टाइम ही हो गया यार, थोड़ा सा और बताना था। चलो एक क्वेश्चन और करवा दे देता हूँ होमवर्क के लिए, फिर नेक्स्ट क्लास में इसके आगे पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन प्लीज और प्लीज रिवाइज करके आए, इसमें कुछ चीज़ें और भी बची हुई है, थोड़े बहुत शॉर्टकट्स नहीं सिखाए मैंने अभी। हाँ, तो नहीं पढ़ने का तो तुम्हारी इच्छा है, इसी में तीन डायरेक्शन लगा देता हूँ, 3 डायरेक्शन में दे दूँ कोऑर्डिनेट, कर लो बस, तीसरा और निकल जाएगा ZCOM। अच्छा चलो एक अच्छा क्वेश्चन ही दे देता हूँ, हटाओ, इजी सा क्वेश्चन, क्या 2 क्वेश्चन, एक तो ये कर लोगे M2 M3 M, ठीक है, ये तो आसान सा कर लोगे। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, कार्तिक की इच्छा थी सर 3D कोऑर्डिनेट्स, तो बेटा इस क्यूब के सारे कॉर्नर्स पे मास रखे हुए हैं, इजी दूं टफ दूं? देखो जिसको इजी चाहिए वो सारे कॉर्नर्स पे मास M ले लेना, जिसको टफ चाहिए M2 M 3 M 4 M 5 M 6 M 7 M 8 M, ठीक है, जिसको टफ चाहिए वो ऐसा ले लेना। अभी कोऑर्डिनेट भी दे रहा हूँ बनाकर मैं, चिंता ही मत करो। Y एक्सिस, X एक्सिस, Z एक्सिस, ठीक है। क्यूब के सारे लेंथ जो है वो, क्यूब है तो A है, ठीक है, सॉल्व करके आना और बताना। मास M सबका, तुम्हारी इच्छा है M ले लो, तुम्हारी इच्छा है M2 M 3 M 4 M 5 M 6 M, अपने हिसाब से रैंडम ले लो। तौलती नहीं थे अच्छे नहीं तालेंगे। इसका कोऑर्डिनेट 0,0,0, इसका कोऑर्डिनेट x सिर्फ z एक्सिस में चला, अगर आप ध्यान दो तो x एक्सिस और z में आगे बढ़ा ना, x और y में तो बढ़ा ही नहीं है, तो मतलब 0,0, a। ऐसे इस वाले का देखोगे a,0,0, इस वाले का देखोगे 0,a,0। अब इस वाले का आएगा कितना, देखो x एक्सिस y एक्सिस में भी a, z एक्सिस में भी a, लेकिन x में नहीं चला ये, तो 0,a,a। इस वाले का अकेले पॉइंट आएगा a,a। बस, नहीं घर से टाइम भी बचा ना। काइनेमेटिक्स की डाउट क्लास मोस्ट प्रोबेबली वैसे मैं सर से भी डिस्कस कर लेता हूँ, वेडनेसडे को ही रखने वाला है, ठीक है। तो बेटा वो सिंगेज वालों का फ्राइडे रखने वाला हूँ और नीट वालों का मैं वेडनेसडे, हाँ सॉरी काइनेमेटिक्स में 1D रहने वाला है। सर्कुलर सर्कुलर नहीं, इसमें सेकंड और फर्स्ट 2 पार्ट है, काइनेमेटिक्स बुक जो है ना इसमें फर्स्ट और सेकंड दे रखा है, तो हाँ हाँ हाँ।